ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका बुक के पीछे क्वेश्चन नंबर 18वां, वो कह रहा है आपसे कि डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्वों का अन्य नाम क्या है, यानी कि व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इंग्लिश वाले यहाँ तक, ठीक है। तो अपने आराम से नोट्स लिख लिया था, लेकिन आंसर फिर भी लिख लो कि डी ब्लॉक का नाम अपने दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक को अपना नाम दिया था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, टीआर का मतलब ट्रांजिशन, एल का मतलब एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 19वां, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 100% मुझे चांस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो पहली बात तो आपकी बुक के अंदर ये देखना पड़ेगा डायग्राम कि आपकी बुक के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ना, बस वो आप ले लो हाथ में, अभी बुक को ले लो हाथ में, तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बनाना टाइम वेस्ट करना है और एग्जाम में बस इसका जो मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ आपको, वो आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि आपको ये पूछेगा कि धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, मिलेंगे। बस ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वो उस टेबल के अंदर से कुछ पूछना चाहिए ना, तो ये पूछ सकता है बस लास्ट। तो आपको मैंने बहुत मेहनत करता हूँ, आपको पता है नोट्स बनाते टाइम एक एक लाइनें उसको भी अपने ऑनवर्ड्स में छांट के लिखना, इसलिए एज इट इज़ आपको ऐसा ही लिख के आना है। तो आंसर मैंने ये छांटा आपके लिए कि द पोजिशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी लोकेटेड बाय ड्राइंग ए डायगोनल लाइन। मैंने आपको कल भी बताया था, एक उसके अंदर एक डायगोनल लाइन, ये वर्ड मैंने अभी यूज़ किया है। डायगोनल लाइन का मतलब है, आप अपनी वो पीरियोडिक टेबल खोलो, मैं बताता हूँ। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये मैंने जो कल बताया था, ये बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम वाली, और ये एस्टेटाइन वाली, ये जो लाइन मैंने बताई थी ना, ये आपको अगर आप उसके अंदर देखोगे आपकी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें आपको ऐसी लाइन दिखेगी, ऐसी लाइनें दिखेगी उस कॉलम के अंदर। जैसे कि ये ऐसा कॉलम है, उसमें अगर बोरोन लिखा हुआ है, तो उसके अंदर धीरे से देखना आपको ऐसी लाइनिंग करी हुई दिखेगी, अच्छे से देखना, ओरिजिनल बुक की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो ये जो ऐसी लाइनिंग करी हुई है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम है ना, एसिटेटाइन, जर्मेनियम, और अपना ये एसबी का मतलब होता है एंटोमनी, ये पूरी की पूरी ये जो लाइन ऐसे लाइनिंग करी हुई है, इसको अपन ने एक बेस मान लिया। ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ कि जो धातु सारणी में स्थान विकर्ण रेखा हम दे सकते हैं कैसे, कि एक विकर्ण रेखा है, और विकर्ण रेखा के हिंदी वाले बच्चे ब्रैकेट में ही लिखना भाई, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेरिलियम, एसिटेटाइन, जर्मेनियम और एंटोमनी, यहाँ ब्रैकेट बना के लिखना। अब मेरी बात सुनो, ये जहाँ पर आपको मिलेंगे अपने इस टेबल में देखो तब पता चलेगा, ठीक है। ये जितने भी ऐसी लाइन उसके अंदर लाइन करी हुई छोटी छोटी, ठीक है, ये सब, ये जितने भी है, इनके जो ऊपर है, इनके जो ऊपर, इनको छोड़ के, इन सब को छोड़ के द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल लाइन, इसको अपन ने क्या नाम दिया, एक विकर्ण रेखा नाम दे दिया, डायगोनल लाइन दे दिया। तो इसके जो ऊपर हैं और जो राइट साइड में पड़ेंगे, देखने पर देखो ऐसे राइट साइड में, तो वो तो कहलाएंगे नॉन मेटल। कौन से, ये ऊपर वाले, ये इनको छोड़ के, इनके ऊपर वाले, ये यहाँ तक, ये दो, ये नीचे वाले भी छोड़ने, इनके ऊपर वाले, ये तो कहलाएंगे नॉन मेटल। समझ पा रहे हो? ओके, यानी कि विकर्ण रेखा के ऊपर वाले तत्व जो दाईं तरफ हैं अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। ओके, दूसरी बात, द एलिमेंट बिलो द लाइन, डायगोनल लाइन एंड टू द लेफ्ट, वो है मेटल। और जो इन सब के नीचे इधर है, ये तो ये रहे, इनके सब नीचे, ये पूरे, ये है मेटल। ये क्या है, ये है धातु। समझ पा रहे हो? तो वर्डिंग ये रखना, ऐसा नहीं कि उस पूरे टेबल थोड़ी बनाया गया होगा वहाँ पर, वो बनानी भी नहीं है, पूछ नहीं रहा आपसे, वो इतना सा पूछ रहा है इसकी लोकेशन कहाँ है, किस जगह मिलेंगे अपन को पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अपन को ये बताना है कि हमने इसको एक आधार लाइन मान लिया, एक आधार मान लिया, बेस मान लिया। इसके ऊपर जो होंगे वो नॉन मेटल होंगे, अधातु होंगे, इनके जो नीचे होंगे वो मेटल होंगे, धातु होंगे, और ये जो खुद हैं वो हैं मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। तो तीसरी बात वही लिखी है मैंने, द एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल लाइन, ठीक है, आर मेटलॉइड्स। और जो खुद ये हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। एक हाइड्रोजन, अच्छा अपन ने क्या कहा कि इनके जो नीचे हैं वो मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन एक जो होता है ना, वो एक एक्सेप्शन है आपका, वो भी लिखवा देता हूँ ना, तो वो कहीं साइड में आप लिख लेना। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ नोट, यहाँ
वो नोट ये है, सभी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के आना, कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक अधातु है, जबकि अपन ने क्या कहा कि इन सब के जो नीचे हैं, और इन सब के नीचे हाइड्रोजन आता है लेफ्ट साइड में, इन सब के जो नीचे हैं देख लो भले कि द एलिमेंट्स द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल लाइन वो मेटल है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। हाइड्रोजन एक अपवाद है कि हाइड्रोजन क्या है, ये इस लाइन के नीचे होते हुए भी क्या है, ये अधातु है, यानी नॉन मेटल है। तो ये नीचे आपको ये सब लिखने के बाद में नोट लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इतना अच्छा आंसर मैंने बता दिया आपको, बहुत ही ज़बरदस्त। एग्जाम के अंदर अगर परफेक्ट लिख के आओगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पीछे, क्वेश्चन नंबर 28वां, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण को समझिए। बहुत अच्छे से मैंने आंसर लिखवा रखा है, बस कहाँ से लिखना बता देता हूँ। अपन ने पढ़ा था कि 1 से लेके उसने 7 पीरियड रखे। पिछला वीडियो आराम से देख लेना जिसने नहीं देखा हो, वरना नहीं समझ में आएगा ये। यानी कि 1 से 7 उसने आवर्त रखे थे, बात करी थी अपन ने। उसने क्या किया था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 2-2 एलिमेंट लिए, 2-2 तत्व लिए, उसको इसने कहा अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। फिर इसने रखे 8-8, उसको कहा इसने लघु आवर्त यानी कि शॉर्ट पीरियड। उसके बाद में डी ब्लॉक शामिल हो गया इसके साथ में ना, तो एलिमेंट हो गया 18-18 हो गए थे। जिसने पिछला वीडियो देखा है उसका तो रिवाइज हो रहा है शानदार। तो इसने इसका नाम दिया, जिसमें डी ब्लॉक 18-18 हो गए, ये हो गया लॉन्ग यानी कि दीर्घ। फिर एफ ब्लॉक शामिल हो गया था ना, इस वजह से ये कितने हो गए 32 हो गए। तो इसने इसका नाम दिया वेरी लॉन्ग पीरियड, अति लघु दीर्घ, सॉरी अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसने कैटेगराइज किया। तो इस 2-2 एलिमेंट के अंदर जो लिए 2 तत्व लिए थे उसको तो है फर्स्ट पीरियड, और ये है सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ये था 4th एंड 5th पीरियड का मतलब आवर्त होता है, ठीक है। और ये है 6th एंड 7th आवर्त यानी कि पीरियड। ये सब पीरियड लिए थे। इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में है, बस मैं ये बता देता हूँ आंसर कितना लिखना है। तो ये सारी बातें आपको इस आंसर के अंदर लिख के आनी है कि एलिमेंट को उसने कहाँ कहाँ एक्सप्लेन किया या फिर कहाँ कहाँ इसने रखा, ठीक है। पिछले वीडियो में बहुत परफेक्ट तरीके से मैंने किया था, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपकी बुक में वो मैंने करवा दिया, इनसे बार एग्जाम में जाएगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब कुछ डेफिनेशन है, साफ डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आती है, वो लिख लो। पहले डेफिनेशन है परमाणु त्रिज्या, ठीक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस। परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। समझ पा रहे हो, बहुत ईजी। इनकी बाह्यतम कोश का मतलब जो अपने फर्स्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया था केमिस्ट्री का, उसमें मैंने बात की 2, 8, 8 जो बाह्यतम कोश में होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बीच में होता है आपको पता है नाभिक, तो उनके बीच की दूरी, जैसा कि ऐसा मान लो कि ये नाभिक है और ये जैसे ये यहाँ से, तो इनकी जो बीच की दूरी होती है, जैसे ये बाहर वाला तो ये आउटर मोस्ट मतलब अभी जो बाहर वाला वहाँ से लेके नाभिक के बीच की दूरी, ठीक है। दूसरा होता है, एक सेकंड डेफिनेशन इंग्लिश में बोल देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। फिर एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी डेफिनेशन देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी अपने बात करी कि ये सपोज न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर आउटर मोस्ट शेल, तो इसके अंदर की ओर जो एक प्रभावी नाभिकीय एक आवेश होता है, यानी कि परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण अपनी ओर जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, समझ पा रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तभी तो अपनी ओर खींचता है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो ये जो एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उस नाभिक की अपनी ओर अंदर की ओर खींचता है, यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है, जो फील किया जाता है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, एग्जाम के अंदर साफ 1 मार्क्स में आती है। और एक और रेडियस होती है, वो तो थी परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस, ये है आयनिक त्रिज्या आयोनिक रेडियस। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि ग्रहण करता है एटम, या फिर देता है यानी कि त्यागता है, तो उस टाइम पर आयन का निर्माण होता है। आयन का मतलब धनायन या ऋणायन, समझ पा रहे हो।
आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहा जाता है, पूरी डेफिनेशन आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं, इस इतनी सी लाइन लिख के आ जाते हैं, नहीं चलेगा, पूरी लाइन लिख के आने 2.5, क्योंकि पहले आपने जो बात बताई है वही तो लास्ट में लाइन लिखी है। वापस इंग्लिश में बोलता हूँ, आयोनिक रेडियस व्हेन एन एटम एक्सेप्ट्स और डोनेट्स, यानी कि ये लेता है और डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन, देन आयन इज फॉर्म्ड। तो एक आयन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, मतलब बनते हैं, तो रेडियस ऑफ आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। अब अपने एग्जाम्पल लिए इंग्लिश में समझ लो, की बात है, इंग्लिश हिंदी में समझा दूंगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, पॉजिटिव होता है, एक वैलेंस ज़्यादा एक रहती है इसके पास, तो Na+, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसको अपन कैसे दिखाएंगे कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब निकलने का मतलब माइनस, नेगेटिव, समझ, इलेक्ट्रॉन माइनस। इलेक्ट्रॉन तो वैसे खुद नेगेटिव का होता है, लेकिन निकलने का एरो। फिर एक क्लोरीन होता है, आपको पता है क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो क्लोरीन एक लेगा। देखो सोडियम के 11 पे आता है, वो तो एक देगा, क्योंकि उसके पास, मैंने आपको लिखाया होगा, वैसे पूरा समझा रखा है, जिसने पूरी केमिस्ट्री मेरे से पढ़ी है उसको ये बातें सारी समझ में आ रही है। 2, 8 और 1, ये इसके पास, ऐसा मान लो सोडियम के पास एक्स्ट्रा है, राइट, क्योंकि ये इसको 8 पूरा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि 1 है, दोस्ती उतनी करेगा जितना देगा उतना ही लेगा, तो ये 1 दे के 7 थोड़ी ना ले लेगा। इसका मतलब ये इसके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब वो पॉजिटिव में है, वो दे सकता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा। लेकिन जो क्लोरीन है वो आता है 17 नंबर पे, 2, 8 और 17 का मतलब 17, 7, तो ये कभी नहीं देगा, ये लेगा, क्योंकि इसका 8 पूरा हो जाएगा 1 लेते ही, तो ये 1 लेगा, इसलिए ये घाटे में मतलब नेगेटिव, ये फायदे में मतलब पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, नॉर्मली ये समझ लो। तो ये ही मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलेगा और यहाँ ऐड हो रहा है, देख लो प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, समझ पा रहे हो, क्लोरीन नेगेटिव 17 नंबर पे आता है। तो ये तीनों डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करनी है। तो आज के वीडियो में जो अपने डेफिनेशंस करी, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट्स पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप, आवर्त में ये किस प्रकार परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ तो आपको सबसे पहले इसने कहा प्रभावी नाभिकीय आवेश आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर तो आपको लेनी डेफिनेशन, जो मैंने अभी भी जस्ट लिखवाई थोड़ी देर पहले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की पूरी डेफिनेशन आपको 2-2.5 लाइन की जो थी वो यहाँ पर लिखनी है आपको, ठीक है। तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, वो तो आप इतना लिख देंगे। उसके आगे इसने कहा ये वर्ग एवं आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होता है, एक्सप्लेन इट्स पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप और कॉलम्स। तो देखो ये ग्रुप और कॉलम में किस तरीके से, मैंने लिखा नहीं है, ग्रुप एंड कॉलम्स लिख देना आगे ना। वो चेंज ऐसे होगा कि ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, जब हम ग्रुप में ग्रुप के नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, किसमें, ग्रुप में। ग्रुप मतलब जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी जैसे ये है, तो इस साइड में ग्रुप है, आप नीचे की तरफ जब जाओगे ये ग्रुप है, ठीक है। तो जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसने क्या कहा कि कैसे चेंज होते हैं, तो जब नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब एंड हैंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, तथा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम होता है। ये इसने पूछा था कि ये वर्ग में एवं आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो वर्ग में तो होता है जब आंतरिक क्या करेंगे, अपन नीचे जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, आवेश कम होता है। अब बात आती है आवर्त की, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन कॉलम्स की। अच्छा, ग्रुप्स एंड कॉलम्स का लेना आगे इंग्लिश वाले, और कॉलम्स का मतलब होता है आवर्त। तो आवर्त की मैंने लिख दी है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है, आपको पता है ये तो होते हैं ग्रुप नीचे वाला, ये लेफ्ट से लेकर राइट उधर जब आप जाएंगे ये होते हैं आवर्त, यानी कि पीरियड होते हैं। तो वहाँ पर पीरियड का लेना है, ठीक है, कॉलम की जगह। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होंगे, एंड हैंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। यहाँ होता है डिक्रीजेज, जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रभावी आवेश कम होता है। लेकिन जब अपन लेफ्ट से राइट बाएं से दाएं जाएंगे, जब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक कम होते हैं और प्रभावी आवेश अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ग्रुप एंड आपकी क्या हो गया ये कॉलम्स बोल दो चाहे या पीरियड बोल दो, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस और कुछ और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहो। ओके।